आज की वीडियो में बात करेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर द यूके वीजा फॉर अवर पार्टनर और डिपेंडेंट्स। नॉर्मली जो मैंने देखा है तो यहाँ पर जो भी आता है वो पहले अकेला आता है और यहाँ पर 6 महीने या 1 साल गुजारने के बाद जब थोड़ा वो सेटल हो जाता है तो फिर वो अपने पार्टनर और डिपेंडेंट्स के वीजा के लिए अप्लाई करता है। जब वीजा अप्लाई करने की बात आती है तो फिर इधर उधर से पूछना पड़ता है कि भाई क्या प्रोसेस है, कितना टाइम लगता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बना ली जाए ताकि सबकी हेल्प हो जाए। तो आज की वीडियो में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितना टाइम लगता है, कितनी फी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हमारे जहन में ये सवाल आता है कि जब हम वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। जब हम इधर उधर से पूछ रहे होते हैं अपने दोस्तों से या रिलेटिव से तो कोई दूसरे डॉक्यूमेंट्स बता देता है और कोई दूसरे, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में डॉक्यूमेंट्स चाहिए कौन से। तो टेंशन की बात नहीं है, मैंने एक चेकलिस्ट बनाई थी डॉक्यूमेंट्स की, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स यूज किए थे अपनी वाइफ के वीजा के लिए। तो आप भी इस चेकलिस्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये जो चेकलिस्ट बनी हुई है ये बनी हुई है पाकिस्तान के हिसाब से, अगर कोई पाकिस्तान से वीजा अप्लाई कर रहा है। पर अगर हमारी ऑडियंस में कोई दूसरे कंट्री से भी देख रहे हैं तो वो अपनी कंट्री के अकॉर्डिंगली चेक कर लेंगे, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स तो नहीं चाहिए। अब थोड़ी चेकलिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं क्या एक्चुअल में। सबसे पहले आता है कंसर्न लेटर। अब कंसर्न लेटर क्या है? कंसर्न लेटर बेसिकली आप अपनी कंट्री की जो एम्बेसी होती है उसको लेटर लिखती हो कि आपके पास इतने पैसे हैं और आप सारी जिम्मेदारी उठा रहे हैं अपने स्पाउस की या अपने पार्टनर की जब वो आपके साथ यूके में रहेगा या रहेगी। अगर आपके पास वो कंसर्न लेटर का फॉर्मेट नहीं है और आप सोच रहे हैं कि कैसे लिखा जाए, तो मेरे पास वो फॉर्मेट अभी भी पड़ा हुआ है, तो आप मुझे लिंक्डइन पे जरूर रीच आउट करें, मैं आपके साथ वो फॉर्मेट शेयर कर दूंगा। अब दूसरी चीज आईएचएस पेमेंट समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बताता चलूं। पूरी एप्लीकेशन में 2 वेबसाइट्स इन्वॉल्व हैं। एक होती है यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट, दूसरी होती है वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट। स्टार्ट आप यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट से करोगे, पूरी एप्लीकेशन फॉर्म और सारी पेमेंट्स यहाँ पर होंगी। फिर आपको ये रिडायरेक्ट करेगा वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पे, जहां पर आप ये डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करोगे और बायोमेट्रिक के लिए अप्लाई करोगे। तो सेकंड चीज आईएचएस पेमेंट बेसिकली है, जो आप जब एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भर दोगे यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे तो आप पेमेंट भी कर दोगे, तो उसका एविडेंस ये वहां पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। थर्ड नंबर पे भी वीजा फी पेमेंट के एविडेंस है, जो यहाँ पर आप करोगे और अपलोड वहां पर करोगे। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। तो बेसिकली जो आप यहाँ पर वीजा एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भरोगे यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, ये फिर आपको यहाँ से डाउनलोड करके वहां पर वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ेगा। फिफ्थ नंबर पे आता है आपके स्पाउस या पार्टनर का नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड की कॉपी। सिक्स्थ नंबर पे आता है आपके पार्टनर स्पाउस का पासपोर्ट का फर्स्ट पेज। सेवेंथ नंबर पे आता है टीबी टेस्ट सर्टिफिकेट। ये बेसिकली कुछ कंट्रीज हैं जो इन्होंने लिस्ट दी हुई है अपनी वेबसाइट पे कि अगर कोई उन कंट्रीज में से आता है यूके तो उसको ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। तो अगर पाकिस्तान से आप आते हैं तो पाकिस्तान उन कंट्रीज में फॉल करता है तो आपको टीबी टेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए। पर अगर आप किसी और कंट्री से आते हैं जो कंट्री उस लिस्ट में नहीं है तो आपको टीबी टेस्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अब 8th, 9th और 10th नंबर पे आते हैं आपके पार्टनर या स्पाउस के एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स। मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, मैंने भी इनमें से कोई एक ही अपलोड किया था। अगर आपको अपलोड करने हैं तो आप कर लें एहतियातन, अगर नहीं करने तो मेरे ख्याल से ऐसे वीजा हो जाता है। 11th नंबर पे आता है मैरिज सर्टिफिकेट फ्रॉम द नादरा। ये बेसिकली एक एविडेंस है कि आप दोनों पार्टनर से, अगर आप किसी और कंट्री से हैं और इसकी जगह कोई और डॉक्यूमेंट है तो वो आप सबमिट कर सकते हैं। अब 12th नंबर से लेके 20th नंबर तक ये सारी आपकी चीजें हैं, जैसे कि हो गया एम्प्लॉयमेंट लेटर। आपका जब एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर होती है तो आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर मिलता है, वो आपको वहाँ पर अपलोड करना है। आपके टेनेंसी एग्रीमेंट, आपके पास यहाँ पर घर होना चाहिए, उसका आपको एविडेंस वहाँ पर देना है, तो आपको टेनेंसी एग्रीमेंट वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। आपकी बैंक स्टेटमेंट्स आपको अपने 3 महीने से 6 महीने तक पिछले बैंक स्टेटमेंट सबमिट करनी पड़ेगी। आपको वहां पर बैलेंस दिखाना पड़ेगा कि आपके पास इतना बैलेंस है कि आप अपने पार्टनर को सपोर्ट कर लोगे यहाँ पर। अब बैलेंस जो आपको दिखाना है वो थ्रू आउट द पीरियड आपको मेंटेन दिखाना है। आप ऐसे किसी को नहीं बोल सकते कि मुझे बैलेंस ट्रांसफर करो फिर मैं आपको वापस ट्रांसफर कर दूंगा, ऐसे नहीं हो सकता। नंबर 15 पे आता है पे स्लिप्स। आपकी 3 या 6 महीने की पे स्लिप्स आपको वहां पर सबमिट करनी पड़ेगी। 16th नंबर पे आता है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। ये बेसिकली वो इनिशियल सर्टिफिकेट, जब यहाँ पर आप खुद आते हो तो आपको फर्म स्पॉन्सर करती है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। 17th नंबर पे आपका नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड का एविडेंस चाहिए, उसकी आपको स्कैन कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी। 18th नंबर पे फिर अगेन आपके पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, उसकी कॉपी आपको स्कैन अपलोड करनी पड़ेगी। 19th नंबर पे आता है वीजा पेज की कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। वीजा पेज बेसिकली क्या है कि जब आपका वीजा लगता है यूके का तो आपके पासपोर्ट पे एक स्टिकर लगाते हैं वो, तो उसकी ये कॉपी स्कैन वहां पर आपको अपलोड करनी पड़ेगी। अब 20th नंबर पे आता है बीआरपी। बीआरपी क्या है? बीआरपी बेसिकली बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट। जब आप यहाँ यूके फर्स्ट टाइम आते हो तो आप आते हो वीजा पेज के बेसिस पर, जो स्टिकर आपके पासपोर्ट पे लगा होता है।
जब आप यहाँ पर आ जाओगे तो आपको यहाँ पर BRP कलेक्ट करना पड़ेगा इनके पोस्ट ऑफिस से, जो आपका फिर थ्रू आउट द पीरियड वैलिड होगा और आपका वो पासपोर्ट का स्टिकर होगा वो इनवैलिड हो जाएगा। जब भी फिर आप एयरपोर्ट से यहाँ पर ट्रेवल करोगे तो आप वो BRP से दिखाओगे उसको, वो आपका वीजा है बेसिकली। आखिरी नंबर पे आता है स्पॉन्सरशिप लेटर फ्रॉम द फर्म। जैसे आपकी फर्म ने आपको स्पॉन्सर किया था शुरू में, तो अब आपकी फर्म को आपके पार्टनर को भी स्पॉन्सर करना है। तो ये बेसिकली आपको आपकी फर्म से मिलेगा। आपको अपने HR को रीच आउट करना पड़ेगा कि मैं वीजा अप्लाई करने जा रहा हूं, तो मुझे अपनी वाइफ के लिए स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए। अब आपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप होता है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, जो कि यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आपको करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने शुरू में बताया है कि यहाँ पर 2 वेबसाइट्स इन्वॉल्व होती है, एक होती है यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट और दूसरी होती है VFS ग्लोबल की वेबसाइट। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो आपको यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये कौन सा फॉर्म है और कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैंने उस फॉर्म का और उस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी भी हेल्प कर दें। अब नेक्स्ट स्टेप आता है फी पे करने का। जब आप यूके गवर्नमेंट के वेबसाइट पे पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दोगे तो उसी में एक स्टेप आता है पेमेंट ऑफ फी का। अब फी है कितनी, उस पे बात करते हैं। अब 2 टाइप्स की फीस होती है, एक होती है वीजा की फीस, दूसरी होती है इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज की फीस। अब वीजा की फीस बेसिकली वो है जो आपका 3 साल का वीजा लगेगा यूके का, उसकी फीस है। इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज I6 वो है जो आप 3 साल यूके में रहोगे तो आप वो सारी फैसिलिटीज हेल्थ की वगैरह की यूज करोगे, तो वो गवर्नमेंट की फीस है इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज के नाम से। पहले जब मैंने वीजा अप्लाई किया था तो ये फीस होती थी वीजा की 3 साल की अराउंड 600 पाउंड्स और इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज होता था 1 साल का 600 पाउंड्स, तो 3 साल का वो हो गया 1800 पाउंड्स। तो टोटल मिला के जो फी हमारी लगती थी वो लगती थी कोई 2400 पाउंड से लेके 2500 पाउंड तक पूरी वीजा की कॉस्ट हमारी लगती थी। अब इस साल से इन्होंने कर दिए दोनों इंक्रीज। अब कोई वीजा की फीस 3 साल की है 1000 पाउंड्स और इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज भी 1 साल का है अराउंड 1000 पाउंड्स, तो आपको टोटल मिला के ये 3 साल की कॉस्ट पड़ेगी 4000 पाउंड तक। एक और चीज मैं यहाँ पर ऐड कर लूँ आपके लिए कि जब आप अपने वाइफ या अपने पार्टनर का वीजा अप्लाई करते हो तो वो वीजा का जो टाइम पीरियड है वो आपके रिमेनिंग वीजा से मैच करते हैं ये लोग। अगर आप यहाँ पर आने के 6 महीने या 1 साल बाद अपनी वाइफ का या पार्टनर का वीजा अप्लाई करते हो तो वीजा जो लगेगा वो 3 साल का नहीं लगेगा, वो लगेगा आपके रिमेनिंग पीरियड के साथ। जैसे आपके 2 साल बाकी बचे हैं तो आपकी वाइफ का वीजा भी 2 साल का लगेगा, तो जो आपको फी की पेमेंट करनी पड़ेगी वो भी प्रोपोर्शनली 2 साल की पेमेंट करनी पड़ेगी, वो 3 साल की नहीं करनी पड़ेगी फिर। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अब आखिरी स्टेप जो आता है वो आता है VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भर दोगे और फी भी पेमेंट कर दोगे तो आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर। वहां पर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताया थे शुरू में वो अपलोड करने पड़ेंगे और बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। अब VFS की वेबसाइट पे जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं तो वो रेलेवेंट कैटेगरीज होती है वहां पर, तो रेलेवेंट कैटेगरीज में डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंगली मैच करके अपलोड करने पड़ते हैं। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा डॉक्यूमेंट जाएगा। तो मैंने जैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे रेलेवेंट कैटेगरीज में, उसकी लिस्ट ये रही आपके स्क्रीन पर, तो आप इसको यूज करके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। अगर आप खुद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना नहीं चाहते और आप चाहते हैं कि आप VFS ग्लोबल से सर्विसेज लें इसकी, तो उसकी एक एडिशनल पेमेंट होती है, वो आप एडिशनल पेमेंट पे करोगे वहां पर बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट बुक करते वक्त और डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करोगे। फिर जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाओगे तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर ले जाओगे और वहां आपके वो डॉक्यूमेंट खुद स्कैन करके अपलोड करेंगे, पर उसकी फी कुछ अच्छी खासी होती है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डॉक्यूमेंट्स अपने खुद अपलोड कर लें। एक और मैं यहाँ पर आपको सजेशन देता चलूं कि कभी भी VFS से कोरियर सर्विस नहीं लेना। कोरियर सर्विस बेसिकली क्या है कि जब आपके पासपोर्ट वीजा लग के आ जाता है तो वो आपको कलेक्ट करने खुद नहीं आना पड़ेगा, वो पासपोर्ट आपके घर खुद डिलीवर कर देंगे। मैंने वो सर्विस ली थी और मैं काफी रिग्रेट कर रहा था। मेरी वाइफ का वीजा आ गया था 1 हफ्ते बाद और पासपोर्ट हमें मिला था 1 महीने बाद। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से VFS ग्लोबल के लोग जो हैं वो काफी होते हैं इरेस्पॉन्सिबल, उनको उस पासपोर्ट की इंपॉर्टेंस का अंदाजा नहीं होता। वो गलत एड्रेस और गलत नंबर लिख के आपका पासपोर्ट डिलीवर कर देंगे आपके घर पर, फिर वो आपका पासपोर्ट घूमता रहेगा कोरियर सर्विस पे, आपका घर उनको मिलेगा ही नहीं और आपको वो कॉल भी नहीं कर पाएंगे। और मजे की बात कि आपका जब वो पासपोर्ट डिलीवर करेंगे आपके घर पर तो आपके पास उसका ट्रैकिंग नंबर कुछ नहीं होता, तो पता नहीं कहाँ पर पासपोर्ट होता है और पता नहीं क्या हो रहा होता है, आप सिर्फ परेशानी होते रहोगे। इसलिए बेहतर है कुछ भी हो जाए आप अपना पासपोर्ट खुद जाके कलेक्ट कर लें वहां पर। बायोमेट्रिक के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वेट करना है। जब मैंने वीजा अप्लाई किया था तो नॉर्मल वीजा डिसीजन का टाइम था वो था 4 वीक्स, पर डिसीजन उससे पहले आ गया था। तो अभी आप जरूर चेक करें कि नॉर्मल वीजा
डिसीजन का टाइम क्या है, और अगर आपको उससे भी जल्दी वीजा चाहिए तो आप प्रायोरिटी पेमेंट कर सकते हैं, तो फिर आपका डिसीजन जल्दी आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी वाइफ या पार्टनर की वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको यूके के बारे में दूसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, हाउ टू सर्च फॉर एन अकोमोडेशन इन द यूके, या मंथली लिविंग एक्सपेंसेस कितने होते हैं यूके में, तो ये मेरी दूसरी वीडियोस आ रही हैं सामने, इनको जरूर चेकआउट करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।